नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीडी न्यूज पर इस नए शो डिकोड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जहां हम उन खबरों को सुलझाते हैं जो हमारे राष्ट्र, हमारे जीवन और हमारे भविष्य को आकार देती हैं। तो आज सबसे पहले हम आपको भारत के सुपारी यूट्यूबर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने भारत को कमजोर करने की सुपारी ले रखी है। एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से अब तक कुल मिलाकर 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी की। आज हम आपको सावधान करना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों और परिवार को इस तरह के यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से बचाकर रखिए जो थोड़े से पैसे के लालच में अपने ही देश को बेचने में लगे हैं। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत में आज मीर जाफर ट्रेंड क्यों कर रहा है। आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सारी हदों को पार कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कश्मीर में बिगड़ती सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पहले से ही जानकारी थी और इसीलिए उन्होंने पहलगाम से पहले अपना कश्मीर का दौरा रद्द कर दिया था। राहुल गांधी भी ये पूछने में लगे हैं कि पाकिस्तान ने हमारे कितने फाइटर जेट्स को मार गिराया है ताकि वो पूरी दुनिया को यह बता सकें कि इस युद्ध में पाकिस्तान जीत गया और भारत हार गया। यह हमारे देश में हो क्या रहा है। भारत ने इस युद्ध को जीता है, उसके बावजूद हमारे अपने ही देश में एक नया फ्रंट खुल गया है, हमारे ही देश के खिलाफ, हमारी सेना के खिलाफ। इसके बाद हम आपको यह बताएंगे कि पाकिस्तान ने कैसे भारत से युद्ध हारने के बाद भी अपने आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को पुरस्कार देकर फील्ड मार्शल की उपाधि दी है। पाकिस्तान दुनिया का शायद अकेला देश होगा जहां युद्ध हार कर भी आर्मी चीफ को इसका पुरस्कार मिलता है। इसमें भारत के लिए एक सीख ये छिपी है कि युद्ध जीतने के बाद जीत का प्रचार करना भी उतना ही आवश्यक होता है। और आखिर में हम आपको महान क्रांतिकारी बिपिन चंद्र पाल की पुण्यतिथि पर उनके राष्ट्रवाद की क्लास में लेकर चलेंगे। बिपिन चंद्र पाल के पास भी यह विकल्प था कि वो अंग्रेजों से पैसा और पुरस्कार लेकर गद्दारी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और खुद को भारत माता का एक सच्चा सिपाही माना। आज बिपिन चंद्र पाल की बहुत याद आ रही है आज के जमाने में, इसलिए आज उनकी कहानी भी हम घर घर तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि आज भारत में मीर जाफर की इतनी चर्चा क्यों हो रही है। एक तरफ पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी करने वाले कुछ यूट्यूबर्स को मीर जाफर कहा जा रहा है और उन पर भारत के साथ गद्दारी करने के आरोप लग रहे हैं। दूसरी तरफ भारत की राजनीति में भी मीर जाफर की बड़ी चर्चा हो रही है और बीजेपी विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर यह आरोप लगा रही है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ हुए युद्ध में भारत के नुकसान की जानकारी इसलिए मांग रहे हैं ताकि वो अपनी राजनीति को चमका सकें और पाकिस्तान अपने झूठे दावों को सही साबित कर सके। इस पूरे घटनाक्रम में जिस शख्स का नाम आज बार बार लिया जा रहा है वो है मीर जाफर, जिसकी मृत्यु आज से 260 वर्ष पहले हो चुकी है। इसलिए आज आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि आखिर 260 साल के बाद भारत के लोगों को मीर जाफर की इतनी याद क्यों आ रही है। तो इसका कारण यह है कि मीर जाफर एक गद्दार था जिसे ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1757 में प्लासी के युद्ध से पहले खरीद कर अपनी जेब में रख लिया था। अंग्रेजों ने उसके साथ यह समझौता किया कि अगर वो अपने नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दे और युद्ध के मैदान में उसकी कोई मदद ना करे तो इस गद्दारी के बदले में उसे बंगाल की गद्दी मिलेगी। और बाद में यही हुआ, मीर जाफर गद्दारी करके बंगाल की गद्दी तक पहुंच गया और बंगाल का नवाब बन गया। मीर जाफर अगर गद्दारी उस दिन ना करता तो शायद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इतनी आसानी से कभी ना आता और यही कारण है कि भारत में मीर जाफर को गद्दारी का प्रतीक माना जाता है। आज मीर जाफर के कई वंशज पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति इस्कंदर अली मिर्जा भी उन्हीं में से एक थे। और यही कारण है कि आज जब भारत में कुछ लोगों पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं तो उन्हें 2025 का यानी आज के जमाने का मीर जाफर कहा जा रहा है। और इस नए युग के मीर जाफर भारत के अलग अलग कोनों में आपको मिल जाएंगे जो देश के साथ धोखा कर रहे हैं। ये मीर जाफर
देश के कोने कोने में है। कोई यूट्यूबर है, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कॉलेज में प्रोफेसर है और कोई नेता है। कल के एपिसोड में हमने भारत के उन मुट्ठी भर यूट्यूबर्स और लोगों के बारे में खुलासा किया था जो थोड़े से पैसे के लालच में पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी कर रहे थे। असल में ये वो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने भारत की सुपारी लेकर रखी है। ये सुपारी यूट्यूबर्स हैं। भारत में अलग अलग राज्यों की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने इन जासूसों की गिरफ्तारी के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके तहत आज रात 9 बजे तक कुल मिलाकर 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इनमें हरियाणा के मोहम्मद तारिफ का नाम भी शामिल है, जो नूह इलाके का रहने वाला है और यह वही इलाका है जिसे पहले मेवात कहा जाता था। हरियाणा पुलिस के मुताबिक मोहम्मद तारिफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हरियाणा के सिरसा एयरबेस की लोकेशन, वहां की तस्वीरें और वीडियोस पाकिस्तान के हैंडलर्स को भेजे। एफआईआर में लिखा है कि मोहम्मद तारिफ एक भारतीय नागरिक है जो दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 अधिकारियों के संपर्क में था। इनमें एक का नाम है आसिम बलोच और दूसरे का नाम है जफर। मोहम्मद तारिफ ने यह कबूल किया कि वर्ष 2018 में जब वो वीजा लेने के लिए दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायोग गया था, तब वहां उसकी मुलाकात आसिम बलोच से हुई। बलोच ने तारिफ से उसका मोबाइल नंबर ले लिया और मुलाकात के 4 दिन बाद आसिम बलोच ने मोहम्मद तारिफ को फोन किया और उससे कहा कि अगर वो कहीं से उसे भारत के 2 मोबाइल सिम कार्ड लाकर देता है तो वो पाकिस्तान का वीजा दिलाने में उसकी मदद करेगा। मोहम्मद तारिफ ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और आसिम बलोच को पाकिस्तानी उच्चायोग में भारत के 2 सिम कार्ड दे दिए और इस मदद के बाद तारिफ को पाकिस्तान का वीजा मिल गया और वो 2018 में पहली बार पाकिस्तान गया, जहां उसका दावा है कि उसकी मुलाकात आईएसआई के एक हैंडलर से हुई। भारत लौटने के बाद बलोच ने एक बार फिर से यह संपर्क साधा और कहा कि अगर वो पाकिस्तान का वीजा लेने के लिए कुछ और लोगों को उसके पास लाएगा तो हर वीजा पर पाकिस्तानी उच्चायोग उसे कमीशन देगा। इस सब के बीच मोहम्मद तारिफ वर्ष 2021 में फिर से पाकिस्तान गया और बाद में पिछले साल आसिम बलोच ने उसकी मुलाकात जफर से कराई, जो दिल्ली में ही पाकिस्तानी उच्चायोग का एक अधिकारी था। और आसिम बलोच ने कहा कि अब उसकी जगह यहां जफर काम करेगा और मोहम्मद तारिफ वीजा के लिए जितने भी लोगों को पाकिस्तानी उच्चायोग लाएगा उनसे मिलने वाली रिश्वत अब मोहम्मद तारिफ और जफर आपस में बांट लेंगे। तो आप सोचिए हमारे देश के लोग कैसे पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। जफर से मुलाकात के बाद मोहम्मद तारिफ वर्ष 2024 में तीसरी बार पाकिस्तान गया। इसके बाद जफर ने मोहम्मद तारिफ को एक नया ऑफर दिया। यह नया ऑफर था कि मोहम्मद तारिफ सिरसा एयरफोर्स स्टेशन की सटीक लोकेशन, उसकी तस्वीरें और वीडियोस पाकिस्तानी हैंडलर को देगा और बदले में उसे कुछ पैसे मिलेंगे। यानी सिर्फ कुछ पैसे के लिए भारत के नागरिक मोहम्मद तारिफ ने सिरसा एयरबेस की संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान को लीक कर दी और बाद में पाकिस्तान ने भारत पर हमले के दौरान इसी सिरसा एयरबेस पर मिसाइलें दागी, जिन्हें हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया था। हालांकि इन आरोपों को मोहम्मद तारिफ का परिवार अब भी गलत बता रहा है। पहली बात तो ये आरोप है गलत है और पुलिस अपनी इंक्वायरी कर ले। अगर वो आरोपी है तो देखो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो हम अपने देश के खिलाफ नहीं जा सकते। देश हमारा है, हम देश के हैं, यहीं पैदा हुए यहीं मरेंगे। पाकिस्तान से हमारा कोई वो नहीं है। ठीक है जी, अगर वो निर्दोष है तो उसको छोड़ दिया जाए। सच है उसका साथ दिया जाएगा। वो गलत है तो गलती होगा, उसको सजा दी जाए। नहीं तो उसको कोई गलत नहीं है। वो हाँ ना दो से वो जो है हाँ गलत करवाए जा रहे हैं। वो पीट पीट के सारी बात हंगवा रहे हैं, सारी बात गलत है। वो ये कहानी आपको थोड़ी लंबी लग रही होगी, लेकिन इससे आपको ये पता चलेगा कि इस नए ज़माने में जासूसी कैसे होती है, इस नए ज़माने के गद्दार कैसे काम करते हैं। इससे पहले हरियाणा के ही हिसार से एक 34 साल की यूट्यूबर गिरफ्तार हुई थी, जिसका नाम है ज्योति मल्होत्रा। ये नाम आपने इससे पहले सुन लिया होगा। ज्योति मल्होत्रा भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की ऐसे ही जासूसी कर रही थी और मोहम्मद तारिफ की तरह दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के एक अधिकारी
दानिश के संपर्क में थी। इससे यह पता चलता है कि जासूसी की इन दोनों घटनाओं में एक चीज कॉमन है और वो है दिल्ली का पाकिस्तानी उच्चायोग, जो इस पूरी जासूसी का अड्डा था। अब आप सोचिए, पाकिस्तानी उच्चायोग जो दिल्ली में खुला हुआ है वो असल में एक केंद्र बना हुआ है भारत विरोधी गतिविधियों का। इन सबको यहीं से पैसा मिलता था। आपको याद होगा जब 22 अप्रैल को पहलगाम का हमला हुआ, तब इसके 2 दिन बाद ही 24 अप्रैल को दिल्ली के पाकिस्तानी उच्चायोग में एक केक लाया जा रहा था और उस समय सवाल उठे थे कि क्या पाकिस्तानी उच्चायोग में पहलगाम हमले का यह जश्न मन रहा है। और आपको याद होगा तब मीडिया वालों ने इस व्यक्ति से बहुत सारे सवाल पूछने की भी कोशिश की थी, लेकिन इसने किसी भी सवाल का जवाब तब दिया नहीं था। उस वक्त मीडिया के सवालों पर इसने बोलने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब पुलिस को शक है कि केक लाने वाला ये व्यक्ति भी वही हो सकता है जो पिछले साल पाकिस्तान में भारत की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से मिला था, और उसकी तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं, यहां आप देख लीजिए। हालांकि यहां एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस दावे की अब भी जांच हो रही है और आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। लेकिन एफआईआर से यह जरूर स्पष्ट है कि पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी भारत के युवाओं और खासतौर पर यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से जासूसी करवा रहे हैं। इंडो एशियन न्यूज सर्विस ने सूत्रों के हवाले से यह बताया है कि जासूसी करने वाले यूट्यूबर्स का रैकेट इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है और इसके तार पश्चिम बंगाल तक फैले हो सकते हैं। इस मामले में कोलकाता और हावड़ा के 2 और यूट्यूबर्स के शामिल होने का शक है, जो ज्योति मल्होत्रा के ही संपर्क में थे और उन्होंने कोलकाता और उसके आसपास के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में उसके साथ कुछ वीडियोस भी बनाए थे। इस मुद्दे पर हरियाणा की गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने भी यह कहा है कि कई और यूट्यूब चैनल्स सरकार और पुलिस की निगरानी में हैं और इनकी भूमिका भी संदिग्ध हो सकती है। नजर रखी जा रही है। सो ये अब जो प्रक्रिया है, ये तफ्तीश है, ये अभी जारी रहेगी। जो पाक लिंक्ड ऑपरेटिव्स हैं और जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो इस तरह का प्रचार, दुष्प्रचार या लिंक्स बना रहे हैं, ये कार्रवाई अभी जारी है, ये ऑपरेशन जारी है और इन सभी को देखा जा रहा है, स्टडी किया जा रहा है और कहीं पर भी अगर कोई ऐसे ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल या लिंक्स मिलते हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो जासूसी के आरोप में जिन 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से हैं। इनमें सबसे ज्यादा जासूस हरियाणा से गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें एक जासूस का नाम देवेंद्र सिंह ढिल्लो है और ये कैथल से पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक 25 साल का देवेंद्र पटियाला के एक कॉलेज से पढ़ाई कर रहा था और पैसे कमाने के लालच में पाकिस्तान के 4 हैंडलर्स उससे भारत की जासूसी करवा रहे थे, जिनमें एक हैंडलर महिला भी थी। और इस मामले में हनी ट्रैप का भी शक जताया जा रहा है। यह लड़का नवंबर 2024 में पाकिस्तान भी गया और अब इसने पूछताछ में खुद स्वीकार किया कि उसने पटियाला में सेना की छावनी के कुछ वीडियोस रिकॉर्ड किए थे और बाद में इन वीडियोस को पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेज दिया था। उसने खुद माना है कि पटियाला में जो कैंटोनमेंट एरिया है उसके बाहर से इसने वीडियो बना के उनको भेजा है। इनके साथ 4 जो पीआईओ, जो हम पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव जिसको कहते हैं, 4 पीआईओ से कांटेक्ट में था, जिसमें 3 मेल और 1 फीमेल, 4 थे ये। इनसे इसकी जो मुलाकात है जब ये पाकिस्तान गए थे लास्ट ईयर नवंबर में, तब हुई थी और उसके बाद ये कंटिन्यूसली उनके साथ टच में रहे हैं। पाकिस्तान ने पंजाब के गुरदासपुर पर भी आपको याद होगा ड्रोन से हमला किया था और यहां से भी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो पाकिस्तान को भारत की सेना के बारे में जानकारियां, सूचनाएं दे रहे थे। बिल्कुल पाकिस्तानी जासूस ही है जी, ये लोग जो इस चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं पाकिस्तानी जासूस ही हैं। इन्होंने हमारे देश के साथ गद्दारी की। एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जिसमें गुरदासपुर पुलिस को बहुत बड़ी सक्सेस मिली है और इन दोनों लोगों को अरेस्ट किया है और ये सीधे तौर से आईएसआई से इन टच में थे और ये स्पेशली जो हमारा पहलगाम अटैक होता है उसके बाद आईएसआई इनको एक्टिव करती है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो इनको ज़्यादा एक्टिव करती है कि आप ये इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करके भेजो। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से भी एक जासूस की गिरफ्तारी हुई है और इसका नाम है शहजाद और ये व्यक्ति आईएसआई के संपर्क में था और इसने आईएसआई के हैंडलर्स को
भारत के मोबाइल फोन के सिम कार्ड्स भेजे थे। ये सारे वो यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो थोड़ा सा मामूली सा पैसा लेकर बिक गए और भारत की जासूसी कर रहे थे, वीडियोस बना बनाकर पाकिस्तान को मदद पहुंचा रहे थे। लेकिन आज हम आपको ऐसे तमाम सुपारी यूट्यूबर्स से सावधान करना चाहते हैं जो अपने वीडियोस बनाकर देश को कमज़ोर करते हैं, पूरी दुनिया में भारत की बदनामी करते हैं। आपको याद होगा यूट्यूबर्स भी दो किस्म के हैं, और ये बात हम इसलिए आज आपको कह रहे हैं क्योंकि आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को सावधान होने की आवश्यकता है। एक यूट्यूबर्स तो वो हैं जो पैसे लेकर सीधे जासूसी कर रहे हैं जैसे ये, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स और भी हैं जो इससे भी बड़ा काम कर रहे हैं। वो देश के लोगों के दिमाग के साथ खेल रहे हैं। वो पूरी दुनिया में भारत की बदनामी करते हैं अपने वीडियोस के जरिए। जब चुनाव आते हैं तो किसी खास पार्टी के लिए, एक खास विचारधारा वाले लोगों के लिए प्रचार करते हैं अपने वीडियोस के जरिए। अपने वीडियोस में एक खास विचारधारा की राजनीतिक पार्टियों को मदद पहुंचाते हैं, और ऐसे लोग हर चुनाव में आपको दिखाई देते हैं। इनमें कई यूट्यूबर्स तो ऐसे हैं जो विदेशों में बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं और वहां बैठकर भारत विरोधी वीडियोस बनाते हैं। भारत को कैसे बदनाम किया जाए ऐसे वीडियोस बनाते हैं। कौन कौन सी जानकारी ऐसी हो सकती है जिससे भारत पूरी दुनिया में कमजोर पड़े, ऐसे वीडियोस ये लोग बनाते हैं। आप सब ऐसे यूट्यूबर्स को जानते भी हैं, उनके वीडियोस भी आपने देखे होंगे। इन्हें लाखों लोग देखते हैं, फॉलो भी करते हैं। पहले की जो पीढ़ी थी या आपके परिवार में आज भी जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो अपने ज़माने में समाचार देखने के लिए दूरदर्शन पर आते थे और न्यूज़ चैनल्स ही खबरें देखने का एकमात्र जरिया होते थे। लेकिन आज के इस युग में, सोशल मीडिया के युग में, सोशल मीडिया और यूट्यूब का ये युग है जहां आपके छोटे छोटे बच्चे, हमारे देश के युवा, कोई भी कंटेंट अब यूट्यूब पर जाकर देखते हैं। लेकिन सोचिए अगर आपके बच्चे, हमारे देश के युवा, भारत के खिलाफ काम करने वाले इन सुपारी यूट्यूबर्स को देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ऐसे यूट्यूबर्स अभिव्यक्ति की आजादी के तहत देश की आलोचना कर रहे हैं, तो उन्हें किस तरह गुमराह किया जा रहा है। और आपको आज ही सावधान हो जाना चाहिए। ये बात आज हम आपको बताना चाहते हैं। ये यूट्यूबर्स कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए अभिव्यक्ति की आजादी बहुत आवश्यक है। हमारे देश में जितने ज्यादा यूट्यूबर्स होंगे उतने ज्यादा अभिव्यक्ति की आजादी होगी, हमारा लोकतंत्र उतना ज्यादा मजबूत होगा। ये जब आपके सामने आते हैं तो कहते हैं कि हम सवाल पूछने के लिए आए हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं देश की भलाई के लिए, इस समाज की भलाई के लिए हम ये बात कर रहे हैं। लेकिन असल में इनके जो सवाल हैं वो मिलावटी होते हैं, इनकी विचारधारा मिलावटी होती है और इसमें मिलावट कर रहा है कोई और, जो पीछे से बैठकर इन यूट्यूबर्स को कंट्रोल करता है। एक बात फिर से मैं स्पष्ट कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे यूट्यूबर्स ही ऐसे हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं, लेकिन एक वर्ग जरूर ऐसा है जिसका रिमोट कंट्रोल भारत के दुश्मनों के हाथ में है, जिनका फाइनेंस, जिनका खर्चा पानी वहां से आता है और फिर ये वही भाषा बोलते हैं जो इन्हें कही जाती है। इनमें से कुछ यूट्यूबर्स हमारे ही अपने देश में हैं और कुछ देश से बाहर बैठकर हमारे देश में जहर घोल रहे हैं। इन्हें पहचानिए। ये तो बात हुई यूट्यूबर्स की, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की, लेकिन इससे भी ज्यादा इन्फ्लुएंस वाले लोग हमारे देश में हैं जो आज भारत को कमजोर कर रहे हैं। इसलिए अब आपको यह बताएंगे कि भारत की राजनीति में भी आज मीर जाफर क्यों ट्रेंड कर रहा है। आज बीजेपी के मीडिया सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने 2 पोस्टर्स जारी किए हैं जिनमें एक कार्टून है, जिनमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेकर सवाल उठाए गए हैं, उनकी भूमिका पर सवाल है। इनमें पहले पोस्टर में राहुल गांधी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ दिखाया गया है और इसमें शहबाज शरीफ उनसे कह रहे हैं कि जोर से पूछो, और राहुल गांधी फिर पूछ रहे हैं कि भारत ने इस युद्ध में कितने एयरक्राफ्ट गंवाए हैं। ये कार्टून है जो आज अमित मालवीय ने पोस्ट किया है। इस कार्टून को आप देख लीजिए। इसमें राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, शहबाज शरीफ के कंधे पर चढ़कर वो सवाल पूछ रहे हैं भारतीय सेना से। दूसरा पोस्टर देखिए जिसमें आधा चेहरा राहुल गांधी का है और बाकी का आधा चेहरा पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर का दिखाया गया है
और बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी भारतीय सेना के उसी नुकसान की जानकारी मांग रहे हैं जिससे पाकिस्तान को फायदा होगा। हालांकि कांग्रेस ने इन पोस्टर्स को विवादित और अपमान करने वाला बताया है। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान का हवाला देते हुए अभी हाल ही में कहा था कि सरकार ने पाकिस्तान में आतंकवादी अड्डों पर हमला करने की जानकारी वहां की सरकार को दी थी और इस वजह से भारत ने इस युद्ध में अपने कई एयरक्राफ्ट गंवा दिए। यह अब सरकार को बताना चाहिए और राहुल गांधी की इस मांग को लेकर बीजेपी उन पर पाकिस्तान की मदद करने का आरोप लगा रही है, क्योंकि राहुल गांधी ये पूछ रहे हैं साफ साफ कि हमारी वायुसेना ने इस युद्ध में कितने विमान खो दिए हैं और वो ये भी सवाल कह रहे हैं कि विदेश मंत्री ने ये जानकारी किस अधिकार के साथ पाकिस्तान को दी इस हमले की। ये सारी राजनीति भी तब हो रही है जब विदेश मंत्रालय अपने बयान में यह स्पष्ट कर चुका है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को कुछ नहीं बताया था और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है उनके अपने ही देश में। लेकिन राहुल गांधी फिर भी सरकार से भारतीय सेना को हुए नुकसान की जानकारी जानना चाहते हैं और कांग्रेस और विपक्ष के नेता भी अब उनका समर्थन कर रहे हैं। आप पहले हमारे विपक्ष के कुछ नेताओं को आज सुनिए जिनका कहना है कि राहुल गांधी की मांग बिल्कुल जायज है और भारत को बताना चाहिए कि पाकिस्तान ने उसके कितने एयरक्राफ्ट्स नष्ट किए हैं। अरे सवाल पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए। जो डीजीएमओ ने हमें बताया पूरा देश उससे संतुष्ट है, उसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के कितने जेट गिराए, कितना उनको नुकसान किया, हमें बड़ा गर्व है इस बात पर। लेकिन इस देश के राजनीतिक नेतृत्व पर हमें भरोसा नहीं है। हम उनसे सवाल पूछेंगे, बार बार पूछेंगे। आप खुद बोलते हैं आपने पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर दिया, पाकिस्तान को सूचित कर दिया और पुंछ के नागरिकों को नहीं किया। सवाल पूछने वाले ने देश हित में ही ये सवाल पूछे थे, लेकिन अब इस पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं या काउंटर प्रतिक्रिया आ रही है, उसके लिए सबसे बेहतरीन खूबसूरत प्लेटफॉर्म भारत की संसद है। सरकार का काम यह है कि वो इस बात को क्लियर करे कि क्या हमारे राइफल सब सेफ हैं, क्या हमारे वाकई जहाज सब सेफ हैं, तो लोगों का भ्रम दूर हो जाए, इसमें क्या बुराई है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी और उनके सहयोगी नेता पाकिस्तान के दावे को सही साबित करने के लिए भारत से सबूत मांग रहे हैं और इससे उनकी मंशा पूरे देश को समझ में आ रही है। मुझे क्या लग रहा है कि कुछ लोग जाने अनजाने में पाकिस्तान के पाखंडी प्रोपेगेंडे के प्रॉक्सी प्रमोटर्स बनते जा रहे हैं और जो लोग पाकिस्तान के पाखंडी प्रोपेगेंडे के प्रॉक्सी प्रमोटर्स बनने की भूमिका निभा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो लोग कभी देश के संविधान पे सवाल खड़े करते हैं, संसद पे सवाल खड़े करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल खड़े करते हैं और अब सेना पर और हमारी सुरक्षा पर भी जो है वो बवाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं और शायद इसीलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि हाफिज सईद जो कुख्यात आतंकवादी है, उसने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है, हाफिज को राहुल पसंद है और आज हम सब जानते हैं हाफिज को राहुल क्यों पसंद है। अब हम राहुल गांधी की इस पूरी राजनीति को आपके लिए डिकोड करते हैं और 4 पॉइंट्स में ये डिकोड करना आज जरूरी होगा। तो पहला पॉइंट तो यह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के अड्डों पर अटैक करने से पहले नहीं बल्कि बाद में पाकिस्तान को सूचित किया था और यह बात आप याद रखिएगा। यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण सूचना और बात मैं आपसे कह रहा हूं। विदेश मंत्री ने हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित नहीं किया था, हमला करने के बाद पाकिस्तान को सूचित किया गया था और इसलिए यह सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान को हमले से पहले कोई भी जानकारी रही होगी। यह फोन पाकिस्तान को यह बताने के लिए किया गया था कि भारत ने सिर्फ आतंकवादी अड्डों को ही निशाना बनाया है और पाकिस्तान यह ना समझे कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। भारतीय सेना ने भी इस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि भारत ने पाकिस्तान के किसी भी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया, किसी भी सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं किया।
ना ही किसी सिविलियन को अपना निशाना बनाया है। और यह कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, बल्कि सिर्फ भारत के दुश्मन आतंकवादियों के खिलाफ है। तो बड़ा पॉइंट जो आज आपको याद रखना है वो ये कि यह जानकारी पाकिस्तान को दी गई थी, लेकिन हमले से पहले नहीं, हमले के बाद दी गई थी। और वो भी इसलिए कि कहीं पाकिस्तान ये ना समझ ले कि पाकिस्तान पर भारत ने हमला कर दिया है। यह हमला पाकिस्तान पर नहीं था। यह अलग बात है कि पाकिस्तान ने इसे अपने ऊपर ही हमला माना और फिर पाकिस्तान की सेना ने हम पर हमले शुरू कर दिए। दूसरा पॉइंट, पाकिस्तान पहले दिन से यह दुष्प्रचार कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने भारत को बड़ा गहरा नुकसान पहुंचाया है, उसने भारत के 5 फाइटर जेट्स को नष्ट कर दिया है। पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपने इस दावे के समर्थन में आज तक एक भी सबूत नहीं दे पाया, एक भी तस्वीर नहीं दे पाया, एक भी सैटेलाइट पिक्चर नहीं दे पाया। उनके लोगों से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पर देख लीजिए, और सोशल मीडिया पर पुरानी न जाने कब की कहां की तस्वीरें चल रही हैं, जिन्हें पाकिस्तान इस युद्ध की तस्वीर बता रहा है। भारतीय वायुसेना भी ये कह चुकी है कि युद्ध में नुकसान तो होता ही है। कोई भी देश जब युद्ध में जाता है तो नुकसान तो होगा ही, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, हमारा ही नहीं, इस दुनिया में जिस भी देश की सेना युद्ध में जाती है उसका नुकसान होता है। लेकिन अभी हमारी वायुसेना अपने इस नुकसान के बारे में कोई आंकड़े नहीं देना चाहती। यह हमारी वायुसेना ने कहा है। और क्यों नहीं देना चाहती? क्योंकि पाकिस्तान इन आंकड़ों का फायदा उठा सकता है। अब बड़ी बात यह है कि मान लीजिए अगर भारत आज ये कह भी दे कि उसका कितना नुकसान हुआ है, उसके कितने विमान नष्ट हुए हैं, तो इसके बाद राहुल गांधी क्या कहेंगे? इसके बाद क्या वो ये कहेंगे कि भारत इस युद्ध में पाकिस्तान से हार गया और वो इस हार पर अपनी राजनीति चमकाकर प्रधानमंत्री मोदी को अपना निशाना बनाएंगे, भारत को ही अपना निशाना बनाएंगे, भारतीय सेना को निशाना बनाएंगे और पूरी दुनिया को वो आंकड़े देंगे जिसका कोई सबूत आज तक पाकिस्तान दे नहीं पाया। लेकिन राहुल गांधी अब उसी पाकिस्तान के लिए सबूत जुटा रहे हैं, जानकारियां जुटा रहे हैं और फिर पूरी दुनिया में जाकर बताएंगे कि असल में यह युद्ध भारत हार गया। और सोचिए, पाकिस्तान और दुनिया में उसकी मदद करने वाले देश भी तो यही चाहते हैं और पाकिस्तान पहले दिन से ही यही दुष्प्रचार कर रहा है। और अब राहुल गांधी भी खुलकर यही बात कह रहे हैं। यहां आज आपको यह समझना होगा कि किसी युद्ध में एयरक्राफ्ट नष्ट होने से यह साबित नहीं होता कि वो देश उस युद्ध में हार गया है। और आज मैं आपके सामने कुछ उदाहरण लेकर आया हूं। इसी साल जब इजरायल का विरोध करने के लिए यमन के हूती विद्रोही रेड सी में मालवाहक जहाजों को अपना निशाना बना रहे थे, तब अमेरिका ने इन हमलों को रोकने के लिए रेड सी में अपनी सेना को उतार दिया था। इसे अमेरिका ने ऑपरेशन रफ राइडर का नाम दिया था, जो लगभग 1 महीने तक चला और इसमें अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट नष्ट हुए। फिर से सुन लीजिए, अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए, जिनमें एक FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट है और इस एक विमान की कीमत लगभग 800 करोड़ रुपए है। इसके अलावा हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के 7 MQ-9 रीपर ड्रोन्स को भी मार गिराया, जो दुनिया के सबसे महंगे ड्रोन प्लेन्स में से एक हैं और इसकी कीमत 250 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अब आप सोच लीजिए, 800 करोड़ का एक विमान, जो कि 3 विमान अमेरिका ने खो दिए, 250 करोड़ के ड्रोन अमेरिका ने खो दिए और इन्हें किसने मार गिराया? हूती विद्रोहियों ने। सोचिए, हूती विद्रोहियों की छोटी सी सेना ने अगर अमेरिका के FA-18 एयरक्राफ्ट को मार गिराया, तो क्या इससे यह साबित हो जाएगा कि अमेरिका हूती विद्रोहियों से हार गया? क्या यह साबित हो जाएगा कि ये एयरक्राफ्ट अच्छे नहीं हैं? क्या इससे यह साबित होगा कि 3 विमान नष्ट होने की वजह से हूती के विद्रोहियों ने अमेरिका की इतनी बड़ी सेना को हरा दिया? अमेरिका ने 9/11 हमले के बाद अफगानिस्तान समेत कई देशों में जो वॉर ऑन टेरर छेड़ा था, उसमें अमेरिका के 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट नष्ट हुए, 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अमेरिका यह युद्ध हार गया और आतंकवादी जीत गए। इसी तरह वर्ष 1991 के खाड़ी युद्ध में अमेरिका के 63 मिलिट्री एयरक्राफ्ट नष्ट हुए थे, 63। लेकिन इस युद्ध में भी हार अमेरिका की नहीं हुई, बल्कि हार हुई इराक और सद्दाम हुसैन की। और सबसे बड़ी बात यह कि नुकसान किसी भी युद्ध का हिस्सा होता है, लेकिन यह युद्ध में हार और जीत को तय नहीं करता। आप एक और उदाहरण से भी यह समझ सकते हैं।
5 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के मशहूर अखबार डॉन ने अपने फ्रंट पेज पर एक खबर छापी थी कि पाकिस्तान ने 1971 के युद्ध में भारतीय वायुसेना के 49 लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया है। तो सोचिए, 49 लड़ाकू विमान अगर हमारे नष्ट कर दिए पाकिस्तान ने, उसने यह दावा किया है, तो क्या इसका मतलब यह था कि अपने लड़ाकू विमानों को गंवाने के कारण भारत 1971 का युद्ध हार गया? यह बिल्कुल सत्य नहीं है। हकीकत यह है कि अपने लड़ाकू विमानों को खोने के बाद भी भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था। पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया, उन्हें सरेंडर करके अपनी हार माननी पड़ी और उस युद्ध में भारत पूरी तरीके से जीता था और दुनिया के हर देश ने इस जीत को माना, स्वीकार किया। लेकिन आज हमारे देश में कुछ विपक्षी नेता पाकिस्तान के दावे के आधार पर नष्ट हुए भारतीय विमानों की संख्या जानना चाहते हैं। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है क्योंकि उन्हें किसी भी कीमत पर नुकसान जानना है। पाकिस्तान का नुकसान नहीं जानना, उन्हें भारत का नुकसान जानना है। पाकिस्तानी सेना ने कितने एयरक्राफ्ट गंवाए, इसमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें तो यह जानना है कि हमारा कितना नुकसान हुआ। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये हमारे अपने देश में आज के मीर जाफर हैं, ताकि ये सारे लोग साबित कर सकें कि इस युद्ध में भारत की सेना पाकिस्तान पर भारी नहीं पड़ी है। अब आप ही बताइए कि क्या ऐसे लोगों को आप कभी भी देशभक्त कह सकते हैं? हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहां राजनीति बहुत होती है, हर बात पर राजनीति होती है, और इस बात को आप अगली खबर से समझेंगे। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान के दुष्प्रचार को दिखाने के लिए, पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए 7 ग्रुप्स का एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाया है, जो यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका क्षेत्र के 32 देशों में जाएगा और भारत की जीत का प्रचार करेगा। बताएगा कि इस युद्ध का जो असली विलेन है वो पाकिस्तान है। लेकिन अब इस पर भी हमारे देश में राजनीति हो रही है। और आज कर्नाटक में एक रैली में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं के बाद भी सरकार को अपना प्रतिनिधिमंडल विदेशों में प्रचार करने के लिए भेजना पड़ रहा है तो यह भारत की नाकामी है। उन्होंने यह दावा भी किया है कि प्रधानमंत्री मोदी को कश्मीर में बिगड़ती सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पहले से ही जानकारी थी और इसीलिए उन्होंने अपना कश्मीर का दौरा रद्द कर दिया था। लेकिन उन्होंने वहां जाने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के बारे में सोचा नहीं और उनसे यह जानकारी शेयर नहीं की। ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಬಾರ್ಡರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ 26 ಜನ ಕೊಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು। ಆದರೂ ಮೋದಿ ಒಂದು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ। ಮೋದಿ ಬರೇ ತನಗೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು। ಮತ್ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಅದರ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ। ಮೋದಿ ಅವರು 17ನೇ ತಾರೀಕು ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ ಹೋಗೋರಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಬೆವುಗಾರಿಕೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಹೋಗಬೇಡಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಶ್ಮೀರ್ನಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು। एक दिन पहले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा था कि उनकी पार्टी इस डेलीगेशन में हिस्सा नहीं लेगी, लेकिन अब उन्होंने क्रिकेटर यूसुफ पठान की जगह टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी को इस डेलीगेशन के लिए नॉमिनेट कर दिया है। और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के रुख को दुनिया के सामने रखने के लिए 3 डेलीगेशंस के साथ इस पर चर्चा की है और उन्हें इसके बारे में ब्रीफ किया है। हम लोग जा रहे हैं फिर वेस्ट अफ्रीका के अलग अलग देश, लाइबेरिया हो, सियरा लियोन हो और उसी के साथ में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो। ये सभी लोगों का इम्पोर्टेंस यूएन में बहुत बड़ा है
ये अपना एक वजूद यूएन में रखते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे देशों को जाकर समझाना, और इन सभी देशों से भारत का भी बायलैटरल ट्रेड, बायलैटरल एग्रीमेंट्स बहुत सालों तक चलता है। एक अच्छा रिश्ता भारत का इन सभी देशों से है। आज हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन के इस युद्ध से सबसे बड़ी सीख भारत को कौन सी मिली है। तो सबसे बड़ी सीख यह है कि युद्ध जीतने के साथ साथ आपको युद्ध जीतते हुए भी दिखना चाहिए, और पूरी दुनिया में प्रचार के माध्यम से आपको यह भी यकीन दिलाना होगा कि वाकई में आप ही जीते हैं। यानी युद्ध जीतना तो जरूरी है, लेकिन इस जीत का प्रचार भी उतना ही जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर के नतीजों के बारे में पाकिस्तान ने इतना दुष्प्रचार कर दिया और इतना झूठ बोल दिया कि दुनिया भर में कई लोगों के दिमाग में यह संशय पैदा हो गया कि कहीं इस युद्ध में भारत पर पाकिस्तान का पलड़ा भारी तो नहीं रहा। और हमारे देश के अपने विपक्षी नेता भी इसी शक को और मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि इसमें उन्हें अपनी जीत दिखाई दे रही है। बड़ी बात यह है कि भारत की सबसे बड़ी समस्या ये 2.5 फ्रंट है। एक फ्रंट है पाकिस्तान, दूसरा है चीन, और आधा फ्रंट जो हमारे अपने देश में खुला हुआ है। और हमारे देश के विपक्षी नेताओं को यह लगता है कि अगर यह साबित हो जाए कि इस युद्ध में भारत कमजोर पड़ गया तो वो इसका फायदा उठाएंगे। भारत के कमजोर होने का मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी कमजोर हो गए, और फिर विपक्षी नेता इस पर राजनीति कर सकते हैं। और इसीलिए अगर आप इनडायरेक्टली देखें तो पाकिस्तान की जीत में अपनी जीत देख रहे हैं। और शायद प्रचार को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने देश के 59 संसद सदस्यों के 7 डेलीगेशंस को 32 देशों में भेजने का फैसला किया है, ताकि हम ये बता सकें कि इस एपिसोड का खलनायक पाकिस्तान है और भारतीय सेना कैसे पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ी। असल में भारत ने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन इसका प्रचार नहीं किया, और पाकिस्तान जैसे देश युद्ध हार कर भी दुष्प्रचार करके यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो जीत गए। प्रचार के मामले में अमेरिका आज भी विश्व गुरु है, और आज हम अमेरिका को एक केस स्टडी की तरह अमेरिका की प्रचार नीति को आपके लिए डिकोड करना चाहते हैं कि अमेरिका से सीखिए कि प्रचार कैसे करना है। अमेरिका ने अपनी हॉलीवुड की फिल्मों को, अपने अखबारों और न्यूज चैनल्स को, अपनी संस्थाओं को इस तरह से इस्तेमाल किया कि पूरी दुनिया को इस बात पर यकीन हो जाए कि अमेरिका ही सबसे बड़ा सुपर पावर है। 1950 और 60 के दशक में कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने अपनी फिल्मों और मीडिया के जरिए यह साबित किया कि वो सोवियत संघ पर भारी पड़ रहा है। उस युग में अमेरिका ने रैम्बो जैसी फिल्में बनाई, जिसमें अमेरिका हर बार सोवियत संघ को हराता है। 1960 के दशक में दोनों देशों के बीच चांद पर पहुंचने के लिए स्पेस वॉर शुरू हुआ। इस दौरान भी अमेरिका ने बड़ी संख्या में ऐसी फिल्में बनाई जो उसके अंतरिक्ष मिशंस पर आधारित थी, और इन फिल्मों में उसने अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी और अपनी स्पेस एजेंसी नासा को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। इसके बाद चाहे वियतनाम का युद्ध हो, इराक का युद्ध हो, अफगानिस्तान का युद्ध हो, अमेरिका की सेना को कहीं भी निर्णायक जीत एक बार भी नहीं मिली। लेकिन फिर भी हॉलीवुड ने इन विषयों पर न जाने कितनी फिल्में बनाई, जिनमें यही दिखाया जाता था कि कैसे अमेरिका की सेना इन तमाम युद्धों में विजयी रही है और कैसे अमेरिका पूरी दुनिया में इंसाफ का सबसे बड़ा चेहरा है। जिस भी देश में नाइंसाफी होती है, वहां पर इंसाफ करने के लिए अमेरिका की सेना घुस जाती है। पिछले 5 दशकों में अमेरिका ने अपनी फिल्मों और मीडिया के माध्यम से अपने आप को मानव अधिकारों और धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा चैंपियन साबित कर दिया है। उसकी हर फिल्म यही साबित करती है कि कैसे अमेरिका की सेना दुनिया की सबसे मजबूत सेना है, और ये छवि बनाने के लिए वहां की सरकार हॉलीवुड के फिल्म प्रोड्यूसर्स को अपने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर शूटिंग करने की इजाजत देती है। इन्हीं फिल्मों में अमेरिका के लेटेस्ट एयरक्राफ्ट्स और हथियारों को प्रदर्शित किया जाता है। यह सब कुछ सरकार की इजाजत से होता है। सरकार कहती है खुद आइए और हम आपको अपने लेटेस्ट वेपन्स पर, हवाई जहाज पर, एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर सब जगह शूटिंग करवाएंगे। बदले में शर्त यह होती है कि उनकी हर फिल्म में अमेरिका की छवि को एक सुपर पावर की तरह पेश किया जाए। यह काम ना तो रशिया कर पाया, ना चीन कर पाया, और ना कभी भारत कर पाया। अमेरिका ने इसे बहुत पहले ही डिकोड कर लिया था, और इसीलिए पूरी दुनिया मान बैठी कि अमेरिका ही असली सुपर पावर है। अमेरिका की सेना अगर हारती भी है तो लोगों को यकीन नहीं होता, और वो साबित कर देते हैं कि वही जीते हैं। भारत में भी बहुत फिल्में बनती हैं।
हमारे भी बहुत बड़े बड़े सुपर हीरोज हैं, लेकिन भारत की फिल्में और हीरोज पूरी दुनिया में मशहूर तो हुए, लेकिन उनकी वजह से भारत एक महाशक्ति के रूप में कभी भी स्थापित नहीं हो पाया। आज भी हमारी हॉलीवुड की फिल्मों से अलग हमारी जो बॉलीवुड की फिल्में हैं, हमारी फिल्में दुनिया भर में भारत की यही छवि दिखाती हैं कि हमारा देश कला में, संस्कृति में, खाने पीने में, महंगे कपड़ों में, शादी के बड़े बड़े समारोह के लिए जाना जाता है। आप हमारी फिल्में देखेंगे तो आपको उनमें नाच गाना दिखाई देगा, शानदार खाना, डिज़ाइनर कपड़े पहने हुए हमारे बड़े बड़े हीरो और हीरोइंस, वो अच्छा नाचते हैं, अच्छा गाते हैं। ये हमारी छवि है। लोग मनोरंजन के लिए हमारी फिल्मों को देखते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि जब भारत भी अपने प्रचार माध्यमों से अपने आप को एक महाशक्ति के रूप में पेश करे। चीन ये काम शुरू कर चुका है पिछले कई वर्षों में, और अब भारत की बारी है। इस युद्ध में भी खास बात यह रही कि दुनिया भर के लोगों ने सही स्थिति को जानने के लिए भारतीय चैनल्स पर कम भरोसा किया और अमेरिका और पश्चिमी देशों के चैनल्स पर ज्यादा भरोसा किया, और इनमें भी ज्यादातर चैनल्स भारत को लेकर कॉम्प्रोमाइज थे। आप याद कीजिए, जब कोई विदेशी पश्चिमी चैनल अगर यह कह देता था कि पाकिस्तान ने भारत का इतना नुकसान कर दिया, तो हमारे देश के लोग उसी चैनल की क्लिप काट काट कर एक दूसरे को भेजते थे और कहते थे कि देखिए ये तो ये बता रहा है। कई लोग तो खुश भी होते थे उनकी इस क्लिप पर। और अगर वही विदेशी चैनल आकर यह कह दे, उनका एक रिपोर्टर, कि इसमें भारत जीत गया, तो भी उसी के वीडियोस काट काट कर हमारे देश के लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते थे और कहते थे कि देखिए एक विदेशी चैनल ने भी अब ये कह दिया कि हम जीत गए। यानी हमें उन पर ही भरोसा है, आज भी अपने आप पर भरोसा नहीं है। इसलिए आज आपको हम ये कहना चाहेंगे, अपने आप पर भरोसा रखिए, हमारे देश के पत्रकारों पर भरोसा कीजिए, हमारे देश के मीडिया पर भी आपको भरोसा करना चाहिए, क्योंकि ये जो विदेशी मीडिया है ये भी उन देशों को लेकर, उन देशों का फायदा, उन देशों की अच्छी छवि पेश करता है और हमें लेकर कॉम्प्रोमाइज्ड है। यहां एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद आपको महान क्रांतिकारी बिपिन चंद्र पाल की 93वीं पुण्यतिथि पर उनके राष्ट्रवाद की क्लास में लेकर चलेंगे, क्योंकि आज हम सबसे ज्यादा उन्हीं को मिस कर रहे हैं। Big dreams start here. Pursue BBA from Prestige. Get global exposure. Strong alumni network. Shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. पापा घर तो बहुत सुंदर बनने वाला है, और अंदर से मजबूत भी, बिल्कुल एक फौजी की तरह, जो फैमिली को रखे सेफ। पर भैया घर पे आर्मी थोड़ी लगेगी। आर्मी नहीं, टफकॉन TMT। देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन TMT। एक ही बात है, टफकॉन TMT। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। Think global. Pursue MBA from Prestige. Get dual degrees, global exposure, international certification, placement support. Shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. आपका एक बार फिर से स्वागत है, और इस प्रचार वाली ताकत को आज आप पाकिस्तान के उदाहरण से भी और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। भारत से युद्ध में हारने के बाद भी पाकिस्तान ने अपने आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को एक बहुत बड़ा पुरस्कार दिया है। शायद ये हार का पुरस्कार है, और अब जनरल असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया है। फील्ड मार्शल सेना में एक 5 स्टार रैंक होती है, जो किसी युद्ध में मिली जीत या इस तरह के बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए, असाधारण उपलब्धि के लिए ये उपाधि दी जाती है। जैसे भारतीय सेना में पहले फील्ड मार्शल जनरल सैम मानेकशॉ थे, जिनके नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को 1971 के युद्ध में हराकर उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। ये उनकी उपलब्धि थी। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन इस युद्ध में पाकिस्तान जब बुरी तरह से हार गया, और जब जनरल असीम मुनीर को उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठने चाहिए थे, जब वहां के लोगों को यह पूछना चाहिए था कि ऑपरेशन सिंदूर का सामना पाकिस्तान क्यों नहीं कर पाया, और जब उनके आर्मी चीफ को इस्तीफा दे देना चाहिए था क्योंकि उनके लिए शर्मिंदगी की बात थी, तब ऐसे में पाकिस्तान ने अपने आर्मी चीफ को पुरस्कार देकर उन्हें फील्ड मार्शल बना दिया है। पाकिस्तान के इतिहास में आज तक सिर्फ एक ही और ऐसे आर्मी चीफ रहे हैं जिन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया, और वो थे जनरल अयूब खान। हालांकि जनरल अयूब खान को यह उपाधि किसी और से नहीं मिली थी, बल्कि ये उपाधि उन्होंने सैन्य तख्ता पलट करने के बाद अपने आप को खुद ही दे दी थी। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है
कि वो फील्ड मार्शल तब बने जब उन्होंने आर्मी चीफ का पद छोड़ दिया था, और इस हिसाब से जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान के पहले ऐसे आर्मी चीफ हैं जो आर्मी चीफ के पद पर रहते हुए फील्ड मार्शल बन गए हैं। और इस बार भी उनकी किस्मत ने उनका बड़ा जबरदस्त साथ दिया है। 2019 में वो आईएसआई के चीफ भी किस्मत से ही बने थे। इसके बाद जब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने उन्हें पनिशमेंट पोस्टिंग के तहत आईएसआई के चीफ से हटाकर कॉर्प्स कमांडर बना दिया, तब भी उनकी किस्मत चमक गई, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी चीफ वही अफसर बन सकता है जो कभी न कभी कॉर्प्स कमांडर रहा हो। और जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान की सेना में भी किस्मत से ही आए थे, क्योंकि जनरल जियाउल हक ने मदरसों में शिक्षा लेने वाले लोगों के लिए सेना की भर्तियां अपने समय में खोल दी थी। और बाद में जब वर्ष 2022 में जनरल असीम मुनीर को रिटायर होने में सिर्फ 3 दिन बचे थे और उनका नाम आर्मी चीफ की रेस में दूर दूर तक नहीं था, तब भी उनकी किस्मत चमकी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उन्हें अचानक से आर्मी चीफ बना दिया। अगर आप मुझसे पूछें तो इस समय शहबाज शरीफ सरकार का सिर्फ एक मुखौटा है, एक चेहरा है, और पाकिस्तान में सत्ता की सारी ताकत असल में जनरल असीम मुनीर के पास है। और इसे आप ऐसे समझिए कि पहले उन्होंने अपना आर्मी चीफ का कार्यकाल वर्ष 2027 तक बढ़वा लिया, और अब इस युद्ध में भारत से बुरी तरह हारने के बाद भी पाकिस्तान की सरकार उन्हें फील्ड मार्शल का पुरस्कार दे रही है। ये पुरस्कार भी उन्होंने सरकार से जबरदस्ती ले लिया होगा। तो एक तरफ पाकिस्तान है जो हार कर भी अपनी जीत का गाना गा रहा है, हारने के बाद भी अपने आर्मी चीफ को पुरस्कार दे रहा है ताकि दुनिया इस बात पर यकीन कर ले कि पाकिस्तान जीत गया। और दूसरी तरफ भारत है जहां विपक्ष के कुछ नेता अपनी ही सेना पर सवाल उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी कहा है कि वो पाकिस्तान में भारत की कार्रवाई को 0/0 मानती है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बताया कि मैंने पाकिस्तान को पहले ही वार्न किया था। तो इसका मतलब है जब आप वार्न करते हैं उनको, तो इसका मतलब है जो आप कहते हैं कि हमने टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक किया, तो वो भी उनको भी मिल गया होगा मौका वहां से भागने का। तो मुझे नहीं मालूम कि मेरे लिए तो ये 0/0 है। आज जब भारत में कुछ मुट्ठी भर लोगों पर पाकिस्तान के लिए जासूसी और देश से गद्दारी करने के आरोप लग रहे हैं, पाकिस्तान भारत के कुछ लोगों में मीर जाफर को ढूंढ रहा है। हमारे देश के विपक्ष के नेता भी मीर जाफर बनने के लिए उत्सुक हैं। ऐसे में हम आपको भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी बिपिन चंद्र पाल के बारे में आज जरूर कुछ बताना चाहेंगे, जिनकी आज 93वीं पुण्यतिथि है। उन्होंने एक बार कहा था कि अंग्रेजों की गुलामी करने वाले भारतीय अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। उन्होंने देश से किए गए विश्वासघात और धोखे को सिर्फ राजनीतिक अपराध नहीं माना, बल्कि इसे नैतिक और आध्यात्मिक पतन से भी जोड़ा। वर्ष 1908 में जब 2 क्रांतिकारियों खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ब्रिटिश मजिस्ट्रेट को मारने के लिए बम फेंका, तो इस घटना के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने क्रांतिकारी अरबिंदो घोष को मुख्य साजिशकर्ता बताया। उस समय अंग्रेज चाहते थे कि अरबिंदो घोष के साथी क्रांतिकारी बिपिन चंद्र पाल उनके खिलाफ अदालत में गवाही दे दें और ये कह दें कि वो अंग्रेजों के खिलाफ हिंसक गतिविधियों में शामिल थे, यानी वो अपने दोस्त को, अपने साथी को फंसा दें। बिपिन चंद्र पाल अगर अंग्रेजों की इस बात को मान लेते तो शायद उन्हें अंग्रेजों से इनाम मिलता और पुरस्कार भी मिलता और सरकार उनके प्रति नर्म रहती। लेकिन उन्होंने ये कहते हुए अंग्रेजों की बात मानने से इनकार कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर अपने देश के साथी क्रांतिकारियों के खिलाफ ब्रिटिश सरकार का हथियार नहीं बनेंगे। इस फैसले के कारण अंग्रेजों ने बिपिन चंद्र पाल को 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया, लेकिन इससे भी उनकी हिम्मत टूटी नहीं और उन्होंने गद्दारी तब भी नहीं की। और बाद में सबूतों के अभाव में अंग्रेज अरविंद घोष को भी बरी करने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन एक वो दौर था जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था और हमारे स्वतंत्रता सेनानी देश से इतना प्यार करते थे। और आज का दौर है जब कुछ लोग और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जरा से पैसे के लालच में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के लिए तैयार हैं, बिकने के लिए तैयार बैठे हैं। बिपिन चंद्र पाल अंग्रेजों का साथ देने वाले भारतीयों को बहुत कठोर और स्पष्ट शब्दों में संबोधित किया करते थे। वो ऐसे लोगों को राष्ट्रद्रोही मानते थे और कहते थे कि ऐसे लोग स्वार्थ में देश को बेच रहे हैं। भारत की आज़ादी में उनके योगदान की ज़्यादा चर्चा नहीं हुई और इसका एक कारण यह था कि वो कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। उस जमाने में कांग्रेस गरम दल और नरम दल के 2 वैचारिक गुटों में बटी हुई थी।
जिसमें गरम दल के नेता आजादी और पूर्ण स्वराज के लिए अंग्रेजों से सीधी टक्कर लेने के पक्ष में थे, जबकि नरम दल के नेता मानते थे कि भारत की आजादी शांतिपूर्ण तरीकों से, संवाद से और सुधारों की मांग से प्राप्त की जा सकती है, अहिंसा के जरिए प्राप्त की जा सकती है। महात्मा गांधी के भारत लौटने से पहले कांग्रेस के गरम दल में 3 नेता प्रमुख थे, जिनमें बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय का नाम था, और इसीलिए इन्हें लाल, बाल और पाल कहा जाता था। वर्ष 1905 में जब अंग्रेजों ने संयुक्त बंगाल का विभाजन किया, उस समय बिपिन चंद्र पाल ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन का मकसद था विदेशी वस्तुओं और कपड़ों का बहिष्कार करना और भारत के लोगों में आत्मनिर्भरता की जान फूंकना। बड़ी बात यह है कि महात्मा गांधी ने भी बाद में इसी स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन की रीढ़ बनाया और उनके आंदोलन की बड़ी चर्चा भी हुई, आपने भी सुना होगा। लेकिन बिपिन चंद्र पाल के स्वदेशी आंदोलन को बहुत जल्दी भुला दिया गया, उसकी ज्यादा चर्चा नहीं हुई। जब कांग्रेस में याचिकाएं, मेमोरेंडम्स और राजनीतिक भाषणों से आजादी मांगने वाले नरम दल के नेताओं का वर्चस्व बढ़ा, तो बिपिन चंद्र पाल जैसे क्रांतिकारियों ने कांग्रेस से दूरी बना ली और फिर वो कांग्रेस की आलोचना करने लगे। उनके बारे में सबसे खास बात यह है कि वो एक क्रांतिकारी होने के साथ साथ एक सच्चे राष्ट्रवादी लेखक और समाज सुधारक थे। उन्होंने एक बार अपनी पत्रिका में लिखा कि हमारे स्कूलों में राष्ट्रभक्ति का बीज बोना जरूरी है और शिक्षा केवल नौकरी के लिए नहीं बल्कि भारत की सेवा के लिए होनी चाहिए। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। उन्होंने सामाजिक बदलाव के लिए एक विधवा महिला से विवाह किया, जिसे उस समय का बहुत साहसिक और क्रांतिकारी कदम माना गया। हालांकि आज हमारी युवा पीढ़ी उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती और उन्हें वैसे याद नहीं रखा गया जिसके वो हकदार थे। आखिर में हम यही कहेंगे कि अगर आप सच्ची राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम सीखना चाहते हैं तो क्रांतिकारी बिपिन चंद्र पाल का जीवन उसका एक बहुत बड़ा आधार बन सकता है। और आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और आप सबको ये कहते हैं कि इनके बारे में पढ़िए, इनकी कहानी को जानिए और देखिए कि इनके विचार देशभक्ति को लेकर क्या थे। और हर साल की तरह अब हम आपको बेंगलोर की सिलिकॉन वैली के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। कुछ वहां ऐसा हुआ है जो हर साल होता है। और हर साल क्या होता है वहां? हर साल वहां बारिश होती है। शहर में 2 दिन से बारिश हो रही। इसकी असल तस्वीर जो है अब आपके सामने है। सोमवार और मंगलवार सुबह तक हुई भारी बारिश ने सिर्फ सड़कों को ही नहीं बल्कि लोगों की उम्मीदों को भी डुबो दिया। हर बारिश के बाद वही पुरानी बातें, जगह जगह पानी भर जाना, ट्रैफिक जैम्स, टूटी हुई सड़कें, घंटों सड़कों पर फंसे हुए लोग। प्री मॉनसून की कुछ घंटों की बारिश ने साफ कर दिया कि यहां तैयारियां ना के बराबर थी। अचानक आई बारिश ने इस शहर की सिटी प्लानिंग की पोल खोल दी। IMD के अनुसार बेंगलुरु में मंगलवार की सुबह तक 170 mm बारिश हो चुकी है। जो दर्ज बेंगलुरु के निवासियों को झेलना पड़ रहा है वो बहुत चिंताजनक है। हालांकि बेंगलुरु को हमारे देश की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, IT का हब कहा जाता है। बेंगलुरु को एक स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन एक स्मार्ट सिटी कैसा है आप देख लीजिए। बेंगलुरु खूबसूरत तो बहुत है लेकिन स्मार्ट नहीं है। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और दिल लगाने से अच्छा है कि आप पौधे लगाएं। ये घाव नहीं बल्कि छांव देंगे। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ हिस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात। प्रधान